सबसे अच्छा काम ये होगा कि आप इफ्तार के टाइम पे फ्रूट खाएं, फिर आधे घंटे का गैप दे दीजिए, उसके बाद आप नॉर्मल खाना खाएं जैसा आदमी खाना खाता है, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत। आज एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, कैंटीन में वाजवान आना शुरू हो गया है, कबाब आना शुरू हो गया, तो ये टिन्ड फूड भी ठीक आना है, तो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं इसमें, तो इसलिए ये चीज़ें आप कम से कम अवॉइड किया जाए। खाने में फ्रूट, सैलड, पानी, ये 3 चीज़ों का इंक्लूजन बहुत जो जिम जाते हैं मैं उनके लिए ये है कि इफ्तार के बाद आप 15 मिनट या 20 मिनट के लिए हल्के फुल्के एक्सरसाइज कर सकते हैं, वेट लिफ्टिंग को अवॉइड करें और हल्की मशीन से आप जो है एक्सरसाइज है। हमारी अपनी प्रोडक्शन है और जो कोल्ड स्टोर्स में हम उनको रखते हैं, प्रिजर्व रखते हैं, क्या हम वो एप्पल्स कोल्ड स्टोर से लेकर इस वक्त अपने इफ्तार में इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए कोई भी अन्य अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ काजी सैयद शफीक, हेल्थ फर्स्ट प्रोग्राम लेकर एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। जी हाँ, माह सियाम का मुतबरक महीना इस वक्त रवा दवा है और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद ज़हूर भट्ट साहब, शौर सूत्र स्पेशलिस्ट। आज डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि माह सियाम में किस तरह हमें एहतियात बरतनी चाहिए और जो पाइल्स के पेशेंट हैं उन्हें किस तरह का एहतियात करना चाहिए, क्या वो इस मुतबरक महीने में अपना रोज़ा अदा कर सकते हैं। तो आइए सब कुछ डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब खैर मुकदम जो तुहद अकलट बेय कश्मीर पेडियाट्रिक्स हेल्थ फर्स्ट प्रोग्राम्स में। शुक्रिया शफीक साहब, मैं शुभासन। आज हम उर्दू में बात करें क्योंकि ब्रॉडर ऑडियंस है, रमज़ान सिर्फ कश्मीरियों का नहीं है, रमज़ान पूरी दुनिया में है, तो इसलिए क्योंकि हमारे पेशेंट्स बाहर के भी हैं, जम्मू डिवीज़न से हैं, जोरी पुंछ से हैं, किश्तवाड़ से हमारे पेशेंट्स हैं, तो उन सब के लिए क्योंकि आपकी रेंज माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आज मैं आपको बताऊँ कि जो हमारा माह सियाम में इंसान की हेल्थ पे असर क्या पड़ते हैं और ख़ास तौर पे जो हमारे पेशेंट्स हैं पाइल्स, फिस्टुला, फिशर वगैरह इन बीमारियों में जो मुब्तला होते हैं, तो उनको किन चीज़ों की एहतियात बरतनी चाहिए और खाने पीने में क्या वो चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि सबसे बड़ा फैक्टर जो सियाम में होता है उसमें 2 चीज़ें बहुत कॉमन है, जो पानी की कमी होना इंसान को, क्योंकि पानी पूरा दिन आदमी पीता नहीं, और दूसरी चीज़ ये है कि खाने में जो है खाने की आदतें जो है वो तितर बितर हो जाती हैं और उसमें फाइबर का इंक्लूजन कम रहता है, क्योंकि मुसलमानों में एक चीज़ कॉमन है कि वो हर जगह वो कहीं पे भी मुसलमान हो तो उसमें एक चीज़ कॉमन रहती है कि वो मीट, मुर्गा, मछली वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो सियाम में ऐसा होता है कि वो कंजप्शन ज़्यादा बढ़ ही जाती है, कम नहीं होती, बढ़ जाती है। तो अब जो पेशेंट्स सफ़र करते हैं जैसे पाइल्स या फिस्टुला पे या पाइलोनडल साइनस पे तो ज़्यादा असर नहीं है इसका, लेकिन पाइल्स और फिशर के पेशेंट्स पे इसका असर पड़ता है, क्योंकि आदमी की इंटेस्टाइन जो है वो थोड़ी ड्राई हो जाती है, तो म्यूकस स्क्रीट होने की एक प्रोसेस होती है, तो बॉडी को पानी की ज़रूरत होती है, तो लार्ज इंटेस्टाइन से रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाता है, उस वजह से जो स्टूल है वो थोड़ा हार्ड आना शुरू हो जाता है। तो अक्सर हमारे पेशेंट्स ये शिकायत करते हैं, तो उसको अंडरस्टैंडेबल भी है, तो पानी की कमी की वजह से स्टूल हार्ड हो जाता है और जितने भी पेशेंट्स पाइल्स या फिशर से सफ़र कर रहे होते हैं तो उनको थोड़ा दिक्कत होना शुरू हो जाता है, पेन या ब्लीडिंग, तो इस तरीके की जो है प्रॉब्लम्स होती हैं। अब जो पेशेंट ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं उनको तो ख़ास तौर पे एहतियात बरतने की ज़रूरत है, और जो पेशेंट कभी ऐसा होता है कि हार्ट स्टूल की वजह से इस सियाम में नए पेशेंट्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, नया फिशर बन गया या नया उसको लगा कि कभी पहली बार उसको फील हुआ कि हेमराइड होगा। अब अचानक से तो हेमराइड नहीं होगा, लेकिन उसको आज तक तो उसको कोई दिक्कत हुई नहीं है, लेकिन अब दिक्कत होना शुरू हो गई है। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे सबसे पहले हम अडल्ट्रेशन को लेंगे। हमारे खाने में अडल्ट्रेशन का मतलब है कि जो मिलावट हमारे खाने में होती है, हम दूध से शुरू करते हैं। दूध जो है हमारी गाय से हम लेते हैं, अगर प्योर से प्योर हम ये कहेंगे ये गाय से लिया जनाब, गाय से दूध लेके हम आ गए, मगर उस गाय को भी हमने फीड खिला दी है, तो वो गाय जो दूध देती है वो भी समझ लीजिए इट इज प्योर नहीं बना तो वो गाय जो 2 किलो 4 किलो दूध देती थी, आज वो गाय 15 किलो दूध देती है। तो यही चीजें जो जिसको हम मॉडर्नाइजेशन कह रहे हैं, बेसिकली वी आर हेडिंग टू अ डिजास्टर।
तो ये चीज़ें, वो दूध जो वहाँ से निकल रहा है, हम तो अब अपनी तरफ से ये समझ के खा रहे हैं कि भाई गाय ने दिया है, हमने तो देखा भी है गाय से देते हुए, मगर वो गाय सही नहीं है, वो भैंस ही सही नहीं है। हमने उसको कम से कम जो फीड वगैरह या इंजेक्शंस वगैरह होते हैं, बहुत कम करें इसको, बहुत कम। दूसरी चीज़, हम जो बाहर बाजार से खाने की चीज़ें लाते हैं, पैक्ड फूड, कैंड फूड, आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, कैंड टिन में वाजवान आना शुरू हो गया है, कबाब आना शुरू हो गया, तो ये टिन्ड फूड भी ठीक नहीं है। तो अमेरिका में बहुत ज़्यादा चलन है इसका, टिन्ड और कैंड फूड का, और वो धीरे धीरे वहाँ प्रूव हो रहा है कि दीज आर कार्सिनोजेनिक, तो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं इसमें। तो इसलिए ये चीज़ें आप कम से कम अवॉइड किया जाए। खाने में फ्रूट, सैलड, पानी, ये 3 चीज़ों का इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी, पाइल्स और फिस्टुला के लिए भी, या फिशर के लिए भी। तो आप सबसे अच्छा काम ये होगा कि आप इफ्तार के टाइम पे फ्रूट खाएं, फिर आधे घंटे का गैप दे दीजिए, उसके बाद आप नॉर्मल खाना खाएं, जैसा आदमी खाना खाता है, उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आधा पौना घंटा बाद खाना खा लिए, लेकिन जो फ्रूट आपने खाया है उसके साथ आप पानी बहुत ज़्यादा ना पिएं उस टाइम, क्योंकि उससे पेट फूल जाता है, जिसको अक्सर कश्मीरी शिकायत करते हैं कि म्यूजिक भूख खा। तो वो जो है, वो वजह है कि अब देखिए फ्रूट पे भी एक इशू है कि वो फ्रूट भी अडल्टर्ड है। अब अनसीजनल फ्रूट्स, जैसे हमारे यहाँ ना वो जिसको वाटरमेलन कहते हैं, बहुत ज़्यादा खाया जाता है, और कश्मीर में बहुत कंजप्शन होती है इसमें, तो वाटरमेलन का तो ये सीज़न ही नहीं, तो जो सीज़न अभी है ये वाटरमेलन का सीज़न नहीं है, तो वो हमने बनवा दिया है वाटरमेलन को पक्का। डॉक्टर साहब, यहाँ आपने बात करी सीजनल फ्रूट की, अगर हम बात करेंगे क्योंकि हमारे जो एप्पल्स हैं, हमारी अपनी प्रोडक्शन है, और जो कोल्ड स्टोर्स में हम उनको रखते हैं, प्रिजर्व रखते हैं, क्या हम वो एप्पल्स कोल्ड स्टोर से लेकर इस वक्त अपने इफ्तार में इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, कोई भी अननेचुरल चीज़ जो नेचर के खिलाफ है, वो आदमी के लिए कभी सही नहीं हो सकता। जैसे आपको एप्पल मिलता है एक पर्टिकुलर सीजन में, ऑटम के सीजन में, विंटर तक ये चलता है, तो जो उसका नेचुरल एक प्रोसेस होता है कि वो पेड़ से उतारा और हमने घर पे रखा, जितनी देर वो रहेगा आप उसको खा सकते। आपने उसको हटा के उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा, माइनस टेम्परेचर में रखा, अभी तो क्योंकि ये कोल्ड स्टोरेज का सिस्टम अभी शुरू हुआ है कश्मीर में, तो इसके असर 10 साल बाद आना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद हम ये पछताएंगे कि हमने ऐसा किया। सेम इज विद एवरी फ्रूट। तो मेरी एडवाइस यही है लोगों से कि जो भी आप खाएं वो सीजनल खाएं। जैसे सर्दियों में संतरे का सीजन है, आप संतरा खाएं, ठीक है। गर्मियों में जो है वाटरमेलन का सीजन है, वही ये हमारे सुन्नत नबी में भी है, तो उसमें आप वही फ्रूट्स खाएं जो सीजनल है। अभी जो है वो सीजन नहीं है वाटरमेलन का, या मेलन का भी सीजन नहीं है, अभी सीजन किसी फ्रूट का है ही नहीं कश्मीर में। हाँ, कुछ दिन बाद यहाँ पे जिनको बोलते हैं हम, वो आलू बुखारा, वो सब आना शुरू हो जाएगा, तो फ्रूट का भी तो कोई सीजन ही नहीं बनता। तो अब जो फ्रूट्स हम खा रहे हैं अभी के सीजन में, तो सिर्फ संतरा है जो हम अभी खा सकते हैं, या पपीता फॉर दैट मैटर। पपीता जो है बहुत अच्छी चीज़ है उन पेशेंट्स के लिए जो पाइल्स या जिनको ब्लॉटिंग है, या जिनको कोई भी डाइजेशन का इशू है, तो वो पपीता खाए। पपीता बहुत अच्छी चीज़ है, डायबिटिक पेशेंट भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें शुगर क्वांटिटी बहुत कम रहती है। तो वो चीज़ें खाएं जो सीजनल है, अनअडल्टर्ड है, नेचुरल कोशिश करेंगे, नेचुरल, क्योंकि आई बिलोंग टू नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि जो प्रकृति ने आपको बनाया है, जो नेचर ने आपको बनाया, आप कोशिश करें कि वो जो रूल्स अल्लाह ताला ने आपके लिए सेट करके रखे हैं, खाने पीने के, रहने खाने के, तो वो रूल्स को आप फॉलो करें, प्रॉपरली फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आपकी सेहत जो है वो कभी बिगड़ेगी नहीं। तो बाकी फिर दवाइयों वगैरह की बात आ गई, तो दवाइयाँ तो बेहतर है कि जो जिस डॉक्टर साहब से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उस डॉक्टर साहब से एक बार मशवरा कर दें कि दवाइयाँ किस तरीके से खाई जा सकती हैं रमज़ान के महीने में, और कोशिश करें कि जितनी भी दवाइयाँ आप खा रहे हैं वो सहरी और इफ्तार के बाद जो खा रहे हैं, तो उनका जो प्रॉपर एक टाइमिंग मेंटेन करके रखें। जैसे हम प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं सुबह शाम खाना, तो हमारे यहाँ डिस्टर्बेंस ये ऐसी हो जाती है कि हम 12 से 14 घंटे का रोज़ा रख रहे हैं, तो हमने खाना है वो 12 घंटे में एक बार। तो कोशिश करें कि सहरी के आखिरी अयाम में आप दवाई खाएं, और इफ्तार के टाइम पे जो दवाई आपकी रिकमेंडेड है, कुछ जो डाइट के बाद खानी है वो खाने के बाद ले लें, और डाइट से पहले वाली खानी थी वो पहले ही ले लें। तो दवाइयों का सिस्टम जो इसमें है वो भी थोड़ा सा चेंज होता है, बट वो बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर साहब जिससे भी आप इलाज करवा रहे हैं, तो उससे
आप मशवरा करके ही वो चीज़ें लें। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करेंगे डाइट चार्ट की, क्योंकि इफ्तारी से लेकर सहरी तक हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, नमाज का भी हमें एहतमाम करना पड़ता है और ऊपर से खाने पीने का भी हमें सोचना पड़ता है। तो क्या सजेस्ट करोगे आप, जो हमारी ऑडियंस इस वक्त आपको देख रही है, कि किस तरह का हमें बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि हमें खुद को हाइड्रेटेड भी रखना है और डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, जैसे आपको आजकल टेम्परेचर अब धीरे धीरे बढ़ने भी लगा है, तो इस चीज़ों में तवाज़ुन कैसे आ जाएगा सर? देखिए, मैंने पहले ही अर्ज कर दिया कि जो खाना हम खा रहे हैं, हमारे यहाँ आदतें बहुत ज़्यादा खा लेते हैं हम इफ्तार के टाइम पे। आपने इफ्तार के टाइम पे हल्का सा, जो हमारे यहाँ तो एक बहुत अच्छा वो बैसिल सीड्स में बब्रिब्योल जैसा नाम से, वो बहुत अच्छी चीज़ है, बेसिकली तुलसी का बीज होता है ये। तो उसको हम पानी में भिगो के उसमें एक स्लाइमी सा एक सब्सटेंस बना के तो वो पी सकते हैं। बट हमारे यहाँ के 2-4 गिलास पानी पी लेते हैं हम उसमें से, तो उसमें से थोड़ा आधा गिलास पानी, क्योंकि इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं। डॉक्टर साहब, उसमें दूध और शुगर भी ऐड करते हैं, क्या वो सेहत के लिए ठीक है? देखिए, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तो नहीं। डायबिटिक पेशेंट्स को कि खाली पानी में उसको भिगो के वो पी सकते हैं, और जो पेशेंट नॉर्मल पेशेंट है उसके लिए भी आप नॉर्मल थोड़ा सा उसको इस माहौल के हिसाब से, कश्मीर के सीजन के हिसाब से उसको हल्का सा कोसा गर्म रखेगा। बहुत ज़्यादा ठंडा वो सर्व ना करें, उसको हल्का सा गर्म आप पीना शुरू कर दीजिए। उसके बाद वो भी क्या लिमिटेड क्वांटिटी में, कि आधा पौना गिलास आपने ले लिया बस बहुत है, और थोड़ा फ्रूट खा लिया। फिर आपने वेट करना है आधा पौना घंटा, उसके बाद आप खाना खा लीजिए, ठीक है, नॉर्मल खाना जैसे हम कश्मीर में खाते हैं, जो हमारी स्टेपल डाइट है वही खाएं। और उसके बाद आप फिर आधा पौना घंटा की गैप देके आप जो तरावी पढ़ रहे हैं वो तरावी आप अदा करें। वापस आके आप अपने घर में कोशिश करें कि दूध वाली चाय ना पिएं, क्योंकि अक्सर जो है कश्मीरियों को एक प्रॉब्लम रहती है, थोड़ा लैक्टोज इंटॉलरेंस कश्मीरी पॉपुलेशन में रहता है। बाहर भी है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना कश्मीर में है। तो वो आप क्या है, दूध वाली चाय अवॉइड करें, या आप कहवा ले लीजिए बिना दूध बिना शक्कर का, या आप ग्रीन टी ले लीजिए, तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मतलब एक बेवरेज टाइप आप ले सकते हैं। अवॉइड करना है कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, जो बाहर का खाना पूरा अवॉइड करना है। कोशिश करें कि आप फास्ट फूड बिल्कुल ना खाएं, और उसके बाद जो है इमीडिएटली आप सोएं ना। तो तरावी से आने के बाद आपने ग्रीन टी 1 कप ले लिया और थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, उसके बाद आप जाके आप अपना जो रेस्ट है वो कर सकते हैं। सहरी के टाइम भी आप पहले उठते ही सबसे पहले थोड़ा सा कोसा गर्म पानी ले लें। उसके अंदर अगर आप अपने जो बॉडी है उसको हाइड्रेटेड रखने के लिए आप ORS ऐड कर सकते हैं, या नॉर्मल नेचुरल चीज़ की बात करेंगे, चलो ORS तो फिर अननेचुरल हो गया, तो हम नेचुरल चीज़ की बात करेंगे। जैसे अंजीर है, हमारे यहाँ बहुत मिलता है, कतीर मिलता है, तो उसको रात को डिप करके रखें तांबे के बर्तन में, तो डिप करके रखें, और सुबह सहरी के टाइम आप पहले वही पिएं हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप फिर खाना नहीं खा पाएंगे। और उसके बाद थोड़ा सा 15 मिनट का गैप देके आप नॉर्मल खाना खाएं। खाने के बाद आप वापस ग्रीन टी ले सकते हैं, लेमन टी ले सकते हैं, या यहाँ तो चाय का बहुत चलन है, तो मैं मना नहीं करूँगा, आप चाय पी सकते हैं। हालांकि आयुर्वेद में ऐसा है कि नमक जो है वो दूध के अंदर डाल के आप नहीं खा सकते, तो उसमें फिर 2 चीज़ें आ जाती हैं जो हम बहुत कॉमन यूज़ करते हैं। एक तो आ गई नमकीन चाय, और दूसरी चीज़ आ गई जिसको हम यखनी बोलते हैं, तो वो दूध के अंदर नमक ही होता है। तो हालांकि आयुर्वेद रिकमेंड नहीं करता है दूध के अंदर जो नमक डाल के आप खाएं। अब ये कि कश्मीरी पॉपुलेशन क्योंकि पैदा होते ही हम शुरू हो जाते हैं ये खाना, तो हम साथ में हो गए, वी आर अडेप्टेड टू दिस, तो हम ले सकते हैं। बट फिर भी कोशिश करें कि जितने भी बेवरेजेस हैं इंक्लूडिंग टी एंड कॉफ़ी, आप बहुत कम इस सियाम के महीने में बहुत कम इनके ऊपर आप पीना या खाना चाय के साथ, और तली हुई चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें। डॉक्टर साहब, चूँकि आप आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट हो, आप बेहतर सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आज जो माह सियाम के जो अयाम इस वक्त गुजर रहे हैं, अक्सर पेशेंट्स ये क्लेम करते हैं कि डिजीनेस आ जाती है, हमें हमारा BP लो हो जाता है। तो ये क्या वजह है डॉक्टर साहब? अगर BP लो हो गया किसी पेशेंट का, ऊपर से उसने रोज़ा रखा हो, तो उस सूरत में डॉक्टर साहब वो क्या कर सकता है? देखिए, ब्लड प्रेशर लो होने की वजह 2 हैं। एक तो ये है कि आपकी जो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो कम हो जाता है, दूसरा ये है वो मतलब डिसअरेंज हो जाता है, तो दूसरी चीज़ है कि फ्लूइड की डेफिशिएंसी आदमी को हो जाती है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है पानी पिएं। अब देखें, अब रोज़े की हालत में तो वो पानी नहीं पी सकता, लेकिन सहरी और इफ्तार के टाइम वो पानी हमारे यहाँ पानी पीने का चलन बहुत कम है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप सहरी के टाइम जो है खाने के बाद आप 2-3 गिलास आप पानी ले लें,
तो आपका जो बॉडी है वो हाइड्रेटेड रहेगी और इंशाल्लाह ये जो ब्लड प्रेशर कम होने का है ये नहीं रहेगा। बट फिर भी अगर आपको ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, अचानक से कम हो जाता है, तो इट इज़ बेटर कि आप अपना पूरा प्रॉपर चेकअप करवा लें, डॉक्टर साहब से एक बार मिलें, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो होना नहीं चाहिए ऐसा, इतना ज़्यादा डिहाइड्रेशन कश्मीर में नहीं होता है क्योंकि मौसम ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाए इतनी ज़्यादा आदमी को। अगर आदमी 2 गिलास पानी पी ले सहरी के टाइम पे तो उसको ज़रूरत नहीं है पूरे दिन फ्लूइड की, तो आदमी तर ही रहता है। तो और एक जगह बैठे ना रहें, ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में ना बैठे, तो अपना काम। बेसिकली रमज़ान ऐसा है कि रमज़ान जैसा आपका इम्तिहान है, तो आप क्या करते हैं, हम सोचते हैं रोज़ा रखा बस अब मैं कुछ नहीं करूँगा, तो हराम खाने से अच्छा है कि आप अपना काम करें, प्रॉपर काम करें। जो मुलाजिम लोग हैं वो मुलाजमत करें, जो बिजनेस करते हैं वो अपना बिजनेस करें, और प्रॉपर टाइम पे दुकानें खोलें, 8 बजे 9 बजे खोलें और शाम को आराम से इफ्तार के बाद बंद करें। जैसा उनका रेगुलर शेड्यूल चलता है वैसे ही करें। तो रमज़ान को ऐसा बहाना ना बनाए कि जनाब आप रमज़ान चल रहा है तो मैं नहीं करूँगा, रमज़ान चल रहा है तो मैं ये नहीं करूँगा। डोंट डू इट प्लीज़। रमज़ान जस्ट इट्स अ पार्ट ऑफ इस्लाम, और आपको एक इम्तिहान है कि आप इस एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपने डेली एक्टिविटीज़ को रखें, और जो लोग एक्सरसाइज वगैरह जिमिंग वगैरह करते हैं वो भी रखें, उसको थोड़ा सा रखें। बॉडी को एकदम से आप रेस्ट पर डाल देंगे तो आपकी जो है ये चीज़ें, जैसे आपने बोला ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, पोस्चुरल हाइपरटेंशन हो जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप अगर आप बॉडी को हाइड्रेटेड रखेंगे, आप अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखेंगे, तो इंशाल्लाह ये दिक्कत नहीं आएगी। डॉक्टर साहब, जाते जाते आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, जो हमारी ऑडियंस का भी क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि जो अपनी फिटनेस को लेकर बड़े सेंसिटिव दिखाई देते हैं, यानी कि जो लड़के जो भी कोई चाहे कम उम्र का चाहे बड़ी उम्र का जिम ज़्यादा जाना पसंद करता है, तो क्योंकि रोज़ा में तो जिम जाना उसके लिए ज़्यादा मुमकिन नहीं है, तो इस सूरत में क्या वो हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकता है, जिम जा सकता है, तो टाइमिंग क्या रख सकती है सर उसके लिए? बिल्कुल, जो लड़के जिम जाते हैं तो अच्छी बात है कि कोई जिम जाता है, तो फॉर द सेक ऑफ फिटनेस ओनली। तो अगर वो जाते हैं, रमज़ान रोज़े की हालत में आदमी को इज़ा देना इस्लाम में रिकमेंडेड नहीं है। बट जो लोग जिम जाते हैं मैं उनके लिए ये है कि इफ्तार के बाद आप 15 मिनट या 20 मिनट के लिए हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। वेट लिफ्टिंग को अवॉइड करें और हल्की मशीन से आप जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं, और कोशिश करें कि उस टाइम आप प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहें। तो उस टाइम जो है आप ORS ले लीजिए या ग्लूकोज डी, जो हमारे ग्लूकोज वगैरह के सोल्यूशंस आते हैं वो आप ले लें। अवॉइड ऑल सप्लीमेंट्स। डेली लाइफ में भी आप सप्लीमेंटेशन अवॉइड करें। अल्लाह ताला ने जैसे आपकी बॉडी बनाई है तो उसको कोशिश करें कि वैसे ही रहने दें। हाँ, फिटनेस का ख्याल ज़रूर रखें, वेट ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, मगर ये है कि आपने अपने मसल्स को आप जानबूझ के डेवलप करवाएंगे, स्टेरॉइड्स यूज़ करेंगे, बाकी डाइटरी सप्लीमेंट्स लेंगे, दैट्स नॉट गुड। ओवरऑल हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है। लॉन्ग टर्म उनके बहुत ड्रास्टिक साइड इफेक्ट्स होते हैं। रमज़ान में आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर मोहम्मद ज़हूर भट्ट साहब, शॉर्ट सूत्र स्पेशलिस्ट। आज इन्होंने रमज़ान में हमें किस तरह की तदाबीर अपनानी चाहिए और हमारा जो डाइट है वो डाइट किस तरह होना चाहिए, और ऊपर से जो इस वक्त फिटनेस को लेकर खासे सतर्क दिखाई देते हैं उनके लिए भी उन्होंने कहा कि आप इफ्तारी के बाद 10-20 मिनट का हल्का जिम ले सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने शहरी श्रीनगर में खवातीन के लिए नया हेयर एंड ब्यूटी सैलून, हलीजा हेयर एंड ब्यूटी सैलून। जी हाँ, हलीजा हेयर एंड ब्यूटी सैलून नए और जदीद अंदाज में मुनासिब रेट के साथ तशरीफ लाइए। दरिश कदल चौक, SMHS लिंक रोड। मजीद जानकारी के लिए इन नंबरात पर रब्ता करें 9622 911183 8130019113। हम आपकी मेहमान नवाजी का मुंतज़िर रहेंगे। हलीजा हेयर एंड ब्यूटी सैलून। जी हाँ, हलीजा हेयर एंड ब्यूटी सैलून आपकी मेहमान नवाजी का मुंतज़िर रहेगा। हलीजा हेयर एंड ब्यूटी सैलून।